मेरा नाम धीरज है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक बड़ा भाई था। हमारे कोई बहन नहीं थी। मेरा भाई शुरू से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और एक बार गुस्सा होने के बाद वो माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था। इस बात से मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। मैं छोटा था लेकिन अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। चूंकि वो बड़ा भाई था, इसीलिए मेरे माता पिता का प्यार उसे सबसे ज्यादा मिला, जिससे वो बिगड़ गया। मेरा स्वभाव पूरी तरह से भाई से अलग था। मैं बहुत शांत और नरम स्वभाव का लड़का था और मैं हमेशा सबके साथ इज्जत से बात किया करता था। हालांकि मेरे भाई का स्वभाव काफी खराब था। एक दिन अचानक उसने अपने शादी के लिए घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो अपनी पत्नी का कैसे करेगा। इसीलिए मेरे माता पिता किसी और की बेटी को उसके हवाले नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि भाई शायद अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो अपने माता पिता के साथ करता है। लेकिन भाई ने घर में कहा कि उसने खुद लड़की देख ली है और वो उसी से शादी करना चाहता है। उसने जिद करना शुरू कर दिया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जो उसके ऑफिस में काम करती है। भाई की जिद की वजह से मेरे माता पिता ने हार मान ली और उसी लड़की के घर रिश्ते की बात करने गए। इस तरह मेरे भाई की शादी उस लड़की से हो गई और वो हमारी भाभी बनकर घर आ गई। भाभी के आने से मेरे भाई का स्वभाव बहुत बदल गया था। धीरे धीरे वो अपने घर में और हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस बात से मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें ये देखकर शांति मिली कि बहू के आने से उनका बेटा भी सुधर गया है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, इसीलिए ज़्यादातर समय अपनी पढ़ाई में भी लगा रहता था। मैं घर के मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देता था और ना ही परिवार के मामलों में ज़्यादा ध्यान देता था। शादी के लगभग 1 साल बाद अचानक भाई और भाभी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक दिन उनकी आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि भाभी ने भाई को छोड़ने का फैसला कर लिया और भाई ने भी उसे आसानी से छोड़ दिया। उनकी लड़ाई किस बात पर हुई, ये उनके बीच का मामला था। मेरे माता पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उनकी लड़ाई किस बात पर होती थी और उस दिन भी किस बात पर हुई थी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही मेरे माँ ने मुझे कुछ बताया था। ऐसा भी नहीं था कि भाई और भाभी की शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। दोनों ने अपने पसंद से शादी की थी और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए, ये समझ में नहीं आया। मैं बस इतना जानता था कि भाभी मेरे भाई पर कई तरह के आरोप लगा रही थी। खैर, अलग होकर भाभी अपने मायके चली गई और भाई ने उसे तलाक देकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला किया। माता पिता ने भैया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शुरू से ही किसी की बात नहीं सुनता था। इसीलिए उसने अपना सामान पैक किया और दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया। माता पिता भैया को लेकर बहुत चिंता में रहते थे, लेकिन उसने फ़ोन करके माता पिता से कह दिया था कि वे उसकी चिंता ना करें। भैया वहाँ बहुत खुश है और अच्छी नौकरी कर रहा है और वो हर महीने समय पर माता पिता को पैसे भेज देगा। मैंने भी मेरे माता पिता को समझाया कि भैया कोई नासमझ बच्चा नहीं है। शादी का फैसला उसने खुद लिया था और अपनी पत्नी से अलग होने का भी फैसला उसने खुद ही लिया है। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचिएगा मत। मेरे माता पिता ने अब भैया के बिना रहने की आदत डाल ली है। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं भी एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन पिताजी के पास भैया का फ़ोन आया। पहले तो उन्होंने सबके हालचाल लिया, फिर हमें ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम सभी चौंक कर रह गए। पिताजी ने भैया को मेरी नौकरी के बारे में बताया कि मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। पहले किसी अच्छी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। ये सुनकर भैया ने पिताजी से फ़ोन पर कहा कि तुम धीरज को मेरे पास भेज दो, मैं उसे अपनी जगह पर ऑफिस में काम पर लगा दूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस के सिलसिले में कंपनी की टीम के साथ लंदन जाना है और मुझे वहाँ कुछ महीनों तक रहना होगा। अब मेरी पोस्ट खाली रहेगी तो धीरज चाहे तो मेरी जगह कंपनी में काम कर सकता है। मुझे वहाँ से लौटने में लगभग 4-5 महीने लगेंगे। इतने समय में धीरज आराम से ये नौकरी कर सकता है और इसे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसके बाद भैया ने पिताजी से कहा,
कि वैसे भी मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर पिताजी चौंक गए और बोले, तूने फिर से शादी कर ली? पिताजी की बात सुनकर भैया शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि हाँ पिताजी, मैंने फिर से शादी कर ली है। मैं इस बारे में आपको बता नहीं सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। 15 दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से शादी की है। उसके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही है और वह इसी शहर में रहने वाली है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। आप लोग शायद सोचते कि मैंने पहली पत्नी को तलाक दिया और इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बार हमें लड़की से मिलवाना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर भैया ने कहा कि मैं लंदन से लौटते ही उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। वो भी आप सबसे मिलना चाहती है, लेकिन अभी तुम धीरज को मेरे पास जल्दी भेज दो। यहाँ रहने से उसे नौकरी भी मिल जाएगी और उसकी भाभी भी घर पर अकेली नहीं रहेगी। धीरज अगर घर में रहेगा तो उसकी भाभी बेफिक्र रह सकेगी और मैं भी लंदन जाकर चैन से रह पाऊंगा। भैया की शादी की खबर सुनकर पिताजी थोड़ा नाराज हुए, लेकिन मेरी नौकरी की बात उन्हें अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने मुझे भैया की जगह पर नौकरी करने और उनके घर में रहने भेज दिया। इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर मैंने सोचा कि इस मौके पर मैं अपनी नई नई भाभी को भी देख पाऊंगा। अगले हफ्ते मैं भैया के घर पहुंच गया। भैया मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी कहने लगा कि तेरे यहाँ आने से मेरी अब कोई चिंता नहीं रहेगी। तू यहाँ आ गया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। चल, मैं तुझे तेरी नई भाभी से मिलवाता हूँ। दूसरी शादी के बाद भैया के व्यवहार में एक नरमी आ गई थी। वैसे भी भैया सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही बुरा व्यवहार करते थे, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही रहता था। भैया ने कहा कि तेरी भाभी तुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तेरे बारे में बताया है, वो बड़ी बेसब्री से तेरा इंतज़ार कर रही है। वरना मैं लंदन जा रहा हूँ, तो तेरी भाभी को बहुत टेंशन था कि वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया कि तू यहाँ रहेगा और उसका ध्यान रखेगा, तब जाकर वो बेफिक्र हुई। वो भी तेरे जैसे ही हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना पसंद करती है। जब मैं भैया के घर पहुंचा और भाभी ने दरवाज़ा खोला, तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। भाभी तो भैया से बहुत छोटी उम्र की लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 18 या 19 साल की हो और वो बेहद खूबसूरत थी। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी हो। उनके काले लंबे रेशमी बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। मैं उन्हें देखकर पलक झपकना ही भूल गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी नई भाभी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाभी ने मेरे भैया से शादी कैसे की, क्योंकि मेरे भैया दिखने में खास नहीं लगते हैं। मैं अपनी नई भाभी को देखकर एकदम से ही खो गया था। लेकिन तभी भैया ने मुझे हल्का धक्का देकर मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और कहने लगे कि धीरज, क्या हुआ? ये तेरी भाभी है, क्या तू बात नहीं करेगा? मैंने तुरंत हाथ जोड़कर भाभी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। भाभी मेरे लिए चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी, लेकिन मेरी नज़र बार बार उनकी ओर चली जा रही थी, क्योंकि मैं अब तक ये बात हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरे 34 वर्ष के भैया ने 18-19 साल की लड़की से शादी की है, जबकि भैया पहले से ही शादीशुदा थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है कि भाभी की उम्र ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से संभाला है कि वो 18-19 साल की लगती हैं। जो भी हो, मेरे भैया की किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें दूसरी पत्नी के रूप में इतनी सुंदर लड़की मिली है। भाभी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। उनका नाम कविता था। चाय नाश्ता करने के बाद भैया अपनी लंदन की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने मुझे बताया कि वो अगले दिन सुबह की फ्लाइट से लंदन के लिए निकल जाएंगे। फिर भैया ने मुझे एक फ़ाइल दी और कहा कि इस फाइल में मेरे सारे काम की डिटेल्स हैं। अगर तुझे कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। मैंने तेरे मोबाइल पर ऑफिस का एड्रेस भेज दिया है। तू जब वहाँ पहुँच जाएगा तो मैनेजर से बात कर लेना। मैंने तेरे बारे में पहले ही बता रखा है, वे तुझे तुरंत नौकरी ज्वाइन करवा देंगे। भैया की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर भैया मुझे कहने लगे कि देख, मैं यहाँ सिर्फ तेरे भरोसे पर भाभी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक और बात, तेरी भाभी कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे चोट लगी है, जिस वजह से उसके शरीर के कई हिस्सों में दर्द है।
मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ महीनों तक उसके शरीर में इस तरह दर्द उठता रहेगा, इसीलिए तुझे अपने भाभी का बहुत ध्यान रखना होगा और ज़रूरत पड़े तो तू उसे डॉक्टर के पास ले जाना। इसके अलावा तेरी भाभी तुझसे जो काम कहे वो तू कर देना, क्योंकि यहाँ तेरे अलावा और कोई नहीं है। तेरी भाभी के मायके वाले दूसरे शहर में रहते हैं, इसीलिए तुझे ही अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। भैया की बात सुनकर मैंने कहा कि भैया, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं भाभी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। रात में भी भैया ने हमारे लिए वेज पनीर बनाई थी। भैया की सारी पैकिंग पूरी हो चुकी थी। अगले दिन सुबह ही भैया लंदन जाने के लिए घर से निकल गए। अब इस घर में मैं और मेरी भाभी बिल्कुल अकेले रह गए थे। अभी भी मैं कविता भाभी एक दूसरे के लिए नए थे, इसीलिए हमारी बातचीत कुछ कम थी। उसी दिन मैं भैया के ऑफिस में चला गया। मैं मैनेजर से मिला और अपने सारे दस्तावेज दिखाए। उन्होंने मुझे भैया की जगह पर नौकरी पर रख लिया। क्योंकि भैया ने पहले से ही मेरे बारे में मैनेजर से बात कर रखी थी, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने अगले ही दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वहाँ धीरे धीरे कुछ लड़के और लड़कियों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे भाभी और मैं भी एक दूसरे से बिना झिझक बातें करने लगे। एक दिन रात में मैं अपने कमरे में बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी भाभी ने मुझे जोर से आवाज़ दी। मैं जल्दी से दौड़कर रसोई की तरफ गया, लेकिन वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने एक स्लीवलेस नाइटी पहन हुई थी, जिसे अक्सर महिलाएं रात को सोने से पहले पहनती हैं। नाइटी की फिटिंग की वजह से उसके शरीर की सुंदरता उभर कर आ रही थी। मैंने एक नज़र भाभी की ओर देखा और फिर अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। भाभी ने मुझसे कहा कि धीरज, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। मैंने कहा ठीक है भाभी, मेरे लिए भी बना दो। फिर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब भाभी ने मुझे रोकते हुए कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? 5 मिनट में कॉफ़ी तैयार हो जाएगी, फिर हम दोनों छत पर जाकर एक साथ कॉफ़ी पियेंगे। छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। भाभी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि उस समय मेरे मन में अजीब तरह की हलचल मच रही थी, जिससे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि तुम अकेली ही छत पर चली जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम में बिजी हूँ। ये कहकर मैंने उसकी बातें सुने बिना जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। कुछ समय बाद भाभी कॉफ़ी का मग मेरे कमरे में लेकर आई, लेकिन जब वो मुझे कॉफ़ी दे रही थी तो थोड़ा सा कॉफ़ी मुझ पर गिर गया। फिर वो मेरे पास आकर मेरे कपड़े साफ करने लगी। जब वो ऐसा कर रही थी तब बार बार उसका मुझसे टच हो रहा था। उस समय मेरे दिल में भी भाभी को लेकर अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। मैं जल्दी से भाभी से दूर हटकर बोला कि भाभी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कहकर मैं जल्दी से बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने खुद को समझाया कि वो मेरी भाभी है, भले ही वो मुझसे कम उम्र की हो, लेकिन भाभी तो माँ के समान होती है। मेरे मन में उसे लेकर कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। कुछ दिन बाद जब मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, भाभी और मैं शॉपिंग करने चले गए। वहाँ जाकर मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लिए और भाभी ने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए थे। उसी दिन मुझे पता चला कि सच में भाभी की उम्र 18 साल है, क्योंकि बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछ लिया था कि उनकी और भैया की मुलाकात कैसे हुई थी। तब उन्होंने बताया कि एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे भैया ने मुझे अस्पताल लेकर गए थे। वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई और इसके बाद हमारी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अपने काका काकी के पास पली बढ़ी, जो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब तुम्हारे भाई से मेरी पहचान हुई तब हमने दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मुझे पता था कि तुम्हारे भैया पहले से तलाकशुदा है, लेकिन मुझे उनसे लगाव होने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम्हारे भैया शादी करने के बाद बहुत शांत हो गए हैं। भाभी ने कहा हाँ, तुम्हारे दादा मुझसे शादी करने के बाद बदल गए हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी वो यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ बुलाया है।
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने एक बात पर गौर किया कि जब से भैया लंदन गए हैं तब से भाभी घर में बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनने लगी है। उन्हें देखकर मुझे भीतर से अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि उनके कपड़े थोड़े अजीब और छोटे छोटे थे। फिर मैंने मन में सोचा कि शायद भाभी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और शायद मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं, इसीलिए वो मेरे सामने आराम से ये सारे कपड़े पहन सकती हैं। इसीलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। ऑफिस का काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। बॉस मुझे कहते थे कि तुम अपने भैया से भी अच्छा काम कर रहे हो। ऑफिस में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन मैंने उसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया और भाभी से उसके बारे में बताया, ताकि वो मेरे दोस्त के लिए खाना बना सके, क्योंकि मेरा दोस्त समीर मुझे कई बार होटल में खाना खिलाने ले गया था, लेकिन मैं उसे अपने घर से खिलाना चाहता था। भाभी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, इसीलिए मैंने बेफिक्र होके उसे इनवाइट किया और भाभी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। समीर रात के खाने के लिए हमारे घर आ गया। उस दिन के बाद से मेरा दोस्त बीच बीच में हमारे घर आने लगा। उसका और भाभी का अच्छी पहचान हो गई थी। वो हमारे घर आता और भाभी हमारे लिए कभी चाय नाश्ता बना देती तो कभी हमारे लिए अच्छा खाना बनाकर खिलाती। मेरे दोस्त को भाभी की बहुत तारीफ करते देखा। वो कहता था कि भाभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो हमारे साथ एकदम दोस्त की तरह व्यवहार करती हैं। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता कि वो मेरी भाभी नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त है। एक दिन मेरे दोस्त ने भाभी से पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर भाभी ने बताया कि उनके चाचा चाची ने बड़े मुश्किल से उन्हें हाई स्कूल तक पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे मेरी पढ़ाई पर और पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई। तब मैंने भाभी से कहा कि अब तो तुम अपने चाचा चाची के साथ नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तुम चाहो तो फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भैया इन चीज़ों के लिए मना करेंगे। मेरा दोस्त भी बोला कि भाभी आप एक काम कीजिए, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, आप चाहे तो घर पर बैठकर पढ़ाई भी कर सकती हैं। मैंने कहा हाँ भाभी, ये सही कह रहा है, तुम्हें पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, पढ़ाई के बिना इंसान अधूरा रहता है। भाभी हंसते हुए कहने लगी कि मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन कुछ समय पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी आंखों में कुछ हो गया है और मेरे शरीर में दर्द भी होने लगा है। इस वजह से फ़िलहाल मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। अब मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए मुझे घर का भी ख्याल रखना होगा। अगर आगे चलकर मेरा बच्चा होता है तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की देखभाल कैसे कर पाऊंगी। बच्चे के होते ही पढ़ाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। भाभी की बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। फिर मैंने भाभी से कहा, तो फिर एक काम करो, घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लो। मेरी ये बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर चमक आ गई और कहने लगी कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हारे भाई से पूछना होगा, उसके बाद ही सब कुछ फाइनल होगा। शाम को जब भाभी ने भैया से पूछा तो भैया ने खुश होकर हाँ कर दी। इसके बाद भाभी मुझसे कहने लगी कि धीरज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इतने सालों बाद पढ़ाई कर पाऊंगी क्या। मैंने भाभी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। भाभी कहने लगी, लेकिन मैं कैसे संभालूंगी, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र में आकर पढ़ाई कर रही हो और घर में बैठकर कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें फ्री टाइम में पढ़ा दूंगा, अगर तुम कुछ नहीं समझ पाई तो मुझसे पूछ लेना। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई। मैंने भाभी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया, जहाँ उन्हें क्लास करने की ज़रूरत नहीं थी, और एक नौकरानी से बात भी कर ली जो अगले महीने से काम पर आएगी। अब मैं हमेशा भाभी की पढ़ाई में मदद करता था। मेरा दोस्त कभी कभी घर पर आता और हम तीनों साथ में घूमने जाते थे, कभी डिनर के लिए तो कभी शॉपिंग मॉल में। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं अक्सर अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करता था और उन्हें बताता था कि भाभी बहुत अच्छी है, वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती हैं। ये सुनकर मेरे माता पिता बेफिक्र हो जाते थे। एक रात अचानक भाभी ने मुझे फ़ोन किया और अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है,
ये तेल मालिश करने के लिए दिया है। जब तुम्हारे भाई यहाँ थे तब वो बहुत अच्छे से मेरी मालिश कर देते थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है और मेरा हाथ कमर तक भी नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए अगर तुम ये तेल मेरी कमर पर मालिश कर दो। मैंने जल्दी से उनके हाथ से तेल लिया और उनकी कमर पर मालिश करने लगा। लेकिन न जाने क्यों जब मैं उनकी कमर पर मालिश कर रहा था तो वो मुझे अजीब ढंग से टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। मैंने जल्दी से मालिश ख़त्म की और बहाना बनाकर कहा कि मुझे नींद बहुत आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। अब मैं धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूँ कि भाभी मुझसे हर छोटे मोटे काम करवाने लगी है। जैसे कहीं जाते समय मुझसे अपने ब्लाउज के पीछे की फीता बांधने को कहती, कभी गले की नेकलेस पहनाने को कहती, तो कभी रात को अपने कमरे में बुलाकर नाइटी का हुक लगाने को कहती। हालांकि इसमें कोई खास बुराई नहीं थी, क्योंकि मैं ही घर पर था और जो काम मैं कर सकता था वो करता था। लेकिन वो मुझसे ये काम करवाने के दौरान मेरे पास आने की कोशिश करती, जिससे मैं थोड़ा बेचैन सा हो जाता था। पढ़ाते समय वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। धीरे धीरे मुझे उस पर शक होने लगा कि कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इसी वजह से मैंने उससे दूर रहने की कोशिश शुरू कर दी और उससे बहुत कम बात करता था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि उसे भाभी न कहकर उसके नाम से बुलाऊं, क्योंकि वो मेरी ही उम्र की थी। लेकिन मैं उसे मना करते हुए कहता कि तुम मेरी भाभी हो और मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें नाम से नहीं बुला सकता। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तभी अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोल कर देखा तो भाभी खड़ी थी। वो मेरे कमरे में आकर कहने लगी कि आज रात मैं यहीं सो जाऊंगी, क्योंकि बाहर बिजली चमक रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। इस डर की वजह से मुझे नींद नहीं आती। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था कि अगर भाभी मेरे कमरे में पूरी रात रही तो न जाने क्या हो जाए। मैंने भाभी से कहा कि तुम अब बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हें इन चीज़ों से डर लगता है। मैं तो तुम्हारे पास वाले कमरे में ही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। लेकिन भाभी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जल्दी से मेरे बिस्तर पर आकर लेट गईं। मैं एक तरफ खड़ा होकर हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। इसके बाद उसने मुझसे कहा, अरे तुम वहाँ खड़े क्यों हो? तुम भी सो जाओ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे कुछ काम करना है और ये कहकर मैं चुपचाप अपने लैपटॉप पर बैठ गया। मैं बस इंतज़ार करने लगा कि कब भाभी गहरी नींद सो जाए। कुछ देर बाद भाभी सो गईं, तो मैं धीरे धीरे उठकर सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन जब भाभी उठी तो इस बात पर मुझसे शिकायत करने लगी कि मैं सोफे पर क्यों सोया था। उसने अपनी हैरानी जताते हुए कहा कि धीरज, मेरी वजह से तुम पूरी रात से ठीक से नहीं सो पाए। और मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे मैंने भाभी से बात करना बहुत कम कर दिया है। ज़्यादातर समय मैं अपने काम में मगन रहने लगा था, जिसकी वजह से भाभी अब मुझसे शिकायत करने लगी कि धीरज, तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तुम मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते और ना ही मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो। मैंने भाभी से कहा कि असल में मेरे ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम सॉरी। ऐसा कहकर मैं फिर से अपने कमरे में लौट आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसी रात भाभी ने फिर से मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है और मुझे उसकी कमर की मालिश करनी होगी। मैंने उसकी कमर की मालिश शुरू की। कुछ देर बाद अचानक वो उठकर बैठ गई और कहने लगी कि तुमने अब तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तब मैंने कहा कि मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और घुड़सवारी भी बहुत पसंद है। भाभी ने जब मुझसे ये सवाल किया तो मैंने भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। तब वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि मुझे भी घुड़सवारी बहुत पसंद है। मैंने कहा कि अरे, तुम्हारी ये पसंद तो मेरी पसंद से मिल गई है। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान आई, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरा शरीर पसीने से भीग गया। हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वो बार बार इशारों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसे मैं अच्छी तरह से समझ चुका था। तभी अचानक मैंने अपने आप पर काबू किया और ज़ोर से चिल्लाया, भाभी, तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनकर भाभी थोड़ी घबरा गई और कहने लगी, धीरज, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गलत समझ रहा हूँ।
ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे इस तरह के इशारे कर सकती हैं। उस दिन के बाद से मैंने भाभी से बात करना लगभग बंद कर दिया था। हालांकि वो मुझे मनाने की बहुत कोशिश करती रहीं और बार बार ये समझाने की कोशिश करती रहीं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तब मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो मैं जल्दी से घर लौट आया। घर पहुंचकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने भाभी के कमरे से अपने दोस्त समीर की आवाज़ सुनी। समीर ने आज ऑफिस से ये कहकर छुट्टी ली थी कि वो अपने परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में जाएगा, लेकिन वो यहाँ भाभी के साथ क्या कर रहा था? मुझे भाभी पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त समीर इसमें शामिल होगा, ये मेरे लिए सोच से परे था। मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वे दोनों मेरे बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। भाभी कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त धीरज एक नंबर का बेवकूफ़ गधा है। मैंने उसे कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मर्दानगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए वो मुझसे हमेशा दूर दूर रहता है। मुझे तो सिर्फ तुम में ही मर्दानगी दिखती है। समीर उसकी बात सुनकर खुश होकर कहने लगा कि अरे तुम उस धीरज की बात छोड़ो, वो तो एक डरपोक इंसान है। तुम बस ये बताओ कि तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं। इसके बाद जो उन्होंने किया उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो चीज़ जिस पर सिर्फ मेरे भाई का अधिकार था, अब वो किसी और के हाथों में था। ये सब देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा और गुस्से से मैं जल उठा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस सच को भाई के सामने लाकर ही रहूंगा। मैं ये सब होने नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने भाई को फ़ोन करके भाभी की सारी बातें एक एक करके बता दी। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। इधर मैं 2 दिन तक भाभी के साथ नॉर्मल रहने लगा। 2 दिन भाई घर आया और आते ही भाभी को मारने लगा और कहने लगा, पागल औरत, मैंने तुझे अपने भाई पर डोरे डालने के लिए कहा था, लेकिन तू उसके दोस्त के साथ मस्ती कर रही थी। भाई की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने भाई से कहा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? भाई ने कहा कि धीरज, असल में मुझे तेरी मदद की ज़रूरत थी। मैं नामर्द हूँ और मुझे बच्चा चाहिए। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी तेरे बच्चे की माँ बने, ताकि हमारे परिवार का खून आगे बढ़ सके। भाभी रोते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे भाई को फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को अपना निशाना बनाया। और भाई और भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसका मतलब वे दोनों मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यही सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। जब भाई को लगा कि मैं वहाँ से भाग सकता हूँ, तो उसने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया, तो मैंने खुद को हाथ पैर बंधे हुए पाया। बाहर से मैं भाई और भाभी की बातें सुन सकता था। भाई कह रहा था कि तुझे किसी भी हालत में इससे बच्चा लेना है। अगर ये भाग गया तो सबको सच्चाई बता देगा। अब हमें इसे घर में ही कैद रखना होगा। भाभी कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे नींद की दवा देकर अपने काम को अंजाम दे दूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे वहाँ से किसी भी तरह भागना था और इस सच्चाई को मेरे माँ बाप के सामने लाना था। मैंने हाथ पैर की रस्सियाँ खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। मैंने देखा कि समीर खिड़की के रास्ते अंदर आ रहा है। उसने आते ही मेरे बंधे हुए हाथ पैर खोलना शुरू कर दिए। मुझे उस पर पहले से ही बहुत गुस्सा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? समीर ने कहा कि तेरी भाभी बहुत ही गंदी औरत है। मैं उससे मिलने आया था, तभी मैंने बाहर से तुम्हारी बातें सुनी। तब मुझे पता चला कि वो बहुत ही चालाक और ख़तरनाक औरत है। मुझे समझ में आ गया था कि तेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं तुझे बचाने आया हूँ। समीर की बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए दोस्ती का प्यार पैदा हो गया, क्योंकि उस दिन से बाद से मैं उससे नफरत करने लगा था। समीर ने मुझे जल्दी से खोल दिया और हम दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग गए। अब मैंने अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मुझे तुरंत घर लौटने को कहा। मैंने समीर का धन्यवाद कहा और घर जाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचते ही मेरे माता पिता ने भाई से सभी संबंध तोड़ दिए। पिता और भाई के बीच फ़ोन पर बहस हुई और फिर पिताजी ने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही बेटा है और वो तू है, धीरज। उन्होंने भाई को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। मेरे माता पिता ने कहा कि तू बचपन से ही बुरा और बदमाश था, लेकिन हम कभी नहीं सोच सकते थे कि तू इतना गिर जाएगा।
अब मैं अपने ही शहर में नौकरी कर रहा हूँ। मेरे माता-पिता ने मेरे भाई से सभी संबंध खत्म कर लिए हैं और हमारे घर से भी उसने कोई संबंध नहीं रखा। कुछ लोग इसी तरह अपने रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे भाई ने अपने बुरे चरित्र को छिपाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा। अगर वो वास्तव में नामर्द था, तो वो अपना इलाज करवा सकता था, लेकिन उसने अपनी ये कमजोरी दुनिया से छिपाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा। रिश्ते को इसी तरह से कलंकित करने वाले लोगों को हमें किसी भी तरह संबंध नहीं रखना चाहिए।